नमस्कार दोस्तों, ओमर सर आरटीएससी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में एक पद्यांश दे दिया जाता है और उस पद्यांश को पढ़कर उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देना रहता है और आपके प्रश्न के लिए कुल 6 अंक निर्धारित रहते हैं। उसी पद का आज मैं आपको छोटा सा पद सूरदास जी का है। उस छोटे से पद का मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य के तत्व, ये 4 हेडिंग लिखना होता है। आज मैं आपको इन सभी को बताऊंगा कि परीक्षा में इसको किस प्रकार लिखना है जिससे आपको पूरा अंक मिले और थोड़ा सा भी अंक ना कटे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार गीत के माध्यम से पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती अरु, नंद देखि सुख पावत। माखन रोटी देहु सजायो, माखन रोटी देहु सजायो, अति साथ खवावत। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो अब मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात, जिन सो जदुहित तात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। दोस्तों, सबसे पहले ये सूरदास जी का पद, जिसमें आपको सबसे पहले इस पद का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। ठीक है ना। फिर आगे हम चलेंगे। प्रस्तुत पद के अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तुत पद का प्रसंग। जब हम संदर्भ को लिख लेंगे तब हमको अगली हेडिंग डालना है प्रस्तुत पद का
प्रसंग, ठीक है ना। अब हम जब प्रस्तुत पद का प्रसंग डालेंगे फिर हमको प्रसंग में लिखना है। पूरे पद में देखा जाए तो उद्धव जी द्वारा मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को क्या किया जा रहा है, मथुरा की सारी स्थिति को उद्धव जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। जिसे सुनकर श्री कृष्ण जी जो हैं वो पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं और इस पर वे अपनी उद्धव भैया से अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हैं और व्यक्त करते हुए क्या लिखते हैं अभी हम इसको व्याख्या में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद में उद्धव जी ने जब मथुरा पहुंचा तो श्री कृष्ण को वहाँ की सारी बातों को क्या किया, बताया, जिससे सुनकर श्री कृष्ण जी भाव विभोर हो गए और इस पर भी उद्धव जी से अपनी मनोदशा को क्या करने लगे, व्यक्त करने लगे, ठीक है ना। ठीक प्रसंग लिखने के बाद अब हमको आ जाना है अगले व्याख्या में, ठीक है ना। अगली हेडिंग हमको डालना है व्याख्या, ठीक है ना। अब व्याख्या में हमको क्या लिखना है, तो व्याख्या में दोस्तों हमको लिखना है, पहली पंक्ति में देखेंगे ऊपर लिखा है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये बात उस समय की है जब उद्धव जी वापस ब्रज से वापस होकर आते हैं मथुरा, तो श्री कृष्ण जी को मथुरा की सारी वृत्तांत सुनाते हैं। वृत्तांत सुनाने के बाद श्री कृष्ण जी श्री उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव भैया, मुझे ब्रज बिसरत नहीं, अर्थात मुझे वो ब्रज भुलाता नहीं है, ठीक है ना। अर्थात मुझे वो ब्रज भुलाता नहीं है, हे उद्धव भैया मुझे आज भी वह ब्रज भुलाता नहीं है, ठीक है ना। बिसरना का मतलब होता है यहाँ पे भूलना या, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले पंक्ति में, फिर कह रहा है वृंदावन गोकुल वन उपवन। दूसरी पंक्ति में देखेंगे तो यहाँ दिया है वृंदावन गोकुल वन उपवन, ठीक है ना। तो यहाँ बात की जा रही है वृंदावन यानी वो वृंदावन और वो गोकुल के वन और वहाँ के बगीचे, ठीक है ना। वो वृंदावन वो गोकुल, ठीक है ना, और वहाँ के वन और वहाँ के उपवन माने सारे बगीचे, ठीक है ना। और वो सघन कुंज की छाही, अर्थात वो घने कुंजों के छांव, ठीक है ना। सघन माने घने हो जाएगा, ठीक है ना, कुंजों की छांव, ठीक है ना, आज भी मैं नहीं भूल पाया हूँ, ठीक है ना। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव जी से कि वो वृंदावन वो गोकुल वन और उपवन वो सघन कुंजों की छांव को आज भी मैं नहीं भूल पाया हूँ, ठीक है ना। दोस्तों अगली पंक्ति में चलते हैं, लिखा यहाँ प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, ठीक है ना। अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं श्री उद्धव जी से कि प्रातः काल में जब, ठीक है ना, मैं मैया यशोदा और नंद बाबा से मेरा प्रथम दर्शन होता था, अर्थात मेरी आंख खुलते ही जब मैं नंद बाबा को और अपने मैया यशोदा को देखता था, जिस सुख की अनुभूति मुझे होती थी, अर्थात मैं जिस सुख को प्राप्त कर लेता था वो सुख मुझे यहाँ नहीं मिलता, ठीक है ना। मुझे बहुत ही असीम सुख की क्या होती थी, उनको देखकर सुख की प्राप्ति होती थी, ठीक है ना। अगली पंक्ति में चलते हैं, फिर दिया गया है सूरदास जी यहाँ पर लिख रहे हैं अगली पंक्ति में कि माखन रोटी देहो सजायो, ठीक है ना। हमारी मैया यशोदा जी मेरे लिए क्या करती थी, माखन और रोटी क्या कर देती थी, थाल में सजा देती थी, ठीक है ना। अतिहित साथ खवावत, और मेरी मैया यशोदा और नंद बाबा मुझे साथ में लेकर भोजन खिलाते थे, ठीक है ना। वो माखन रोटी दही को जब मैया यशोदा सजा देती थी थाल में, तो मेरे नंद बाबा अपने साथ में बैठाकर मुझे रोटी माखन को क्या करते थे, खिलाते थे। अगली पंक्ति में चलते हैं, अगली पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, ठीक है ना।
यहाँ लिख रहे हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। सूरदास जी लिख रहे हैं अर्थात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उद्धव जी से कि मैं सभी गोपी ग्वाल बाल के संग खेलता था, सब दिन हसत सिरात। सब दिन माने सारा दिन मैं क्या रहता था, उन सभी के साथ खेलते खेलते हंसता रहता था। ठीक है ना, मैं सारा दिन उन सभी के साथ क्या करता था, खेलता रहता था, जिससे मुझे असीम सुख की प्राप्ति होती थी। मेरा सारा दिन उन्हीं सब में क्या हो जाता था, बीत जाता था। अगली पंक्ति में चलते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सूरदास जी लिखते हैं कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, ठीक है ना, जिनसौ हित जदु तात। ठीक है ना, अगली पंक्ति में देखेंगे तो कहा जा रहा है सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदु तात। ठीक है ना, यहाँ पर सूरदास जी ब्रजवासियों को, जो ब्रज के वासी हैं, उनको धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। ठीक है ना, यानी जो ब्रज के वासी हैं उनको धन्य मानते हैं और उनकी क्या करते हैं, सराहना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण को उनके हित की हमेशा हमेशा चिंता रहती है। ठीक है ना, और श्री कृष्ण ब्रजवासियों का ध्यान प्रति क्षण रखते हैं, यानी प्रत्येक क्षण ब्रजवासियों का क्या करते रहते हैं, वो ध्यान रखते हैं। ठीक है ना, अब मैं आगे चलता हूँ काव्यगत के सौंदर्य में। ठीक है ना, तो अगली हेडिंग हमें डालनी है काव्यगत के सौंदर्य। ठीक है ना, यहाँ नीचे आ जाना है, काव्यगत के सौंदर्य हेडिंग डालना है। काव्यगत के सौंदर्य में आएंगे तो इसमें पहले जो प्रथम पद में हमने लिखा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ सभी काव्यगत सौंदर्यों को डालेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले भाषा होगा। तो सूरदास जी जो थे वो कौन से कवि थे, ब्रजभाषी कवि थे। ठीक है ना, तो सूरदास जी की भाषा क्या मानी जाएगी, ब्रज भाषा। अर्थात सूरदास जी किस भाषा के कवि थे, ब्रजभाषी कवि थे, तो इनकी भाषा कैसी हो जाएगी, ब्रज भाषा। अब आगे चलेंगे तो सूरदास जी की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। ठीक है ना, तो अगली पंक्ति में इसमें हमको शैली दिया है। ठीक है ना, अगला हमको शैली लिखना है, तो शैली में चलेंगे तो सूरदास जी की कविता में, इस कविता में जिस शैली का प्रयोग हुआ है वो मुक्तक शैली है। कौन सी शैली है, मुक्तक शैली है। ठीक है ना, और छंद जो है, जिस छंद का प्रयोग किया गया है इसमें, छंद हमारा गेय पद है। छंद कौन सा है, गेय पद है। ठीक है ना, कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, फ्रेंड्स गेय पद का। ठीक है ना, और रस में चलते हैं, जिस रस का प्रयोग हुआ है पूरी कविता में। ठीक है ना, इसमें जिस रस का प्रयोग हुआ है वो है श्रृंगार रस। ठीक है ना, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, और जो शब्द शक्ति इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, क्या चीज, शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है वो शब्द शक्ति है अभिधा और व्यंजना। ठीक है ना, व्यंजना और अभिधा दो शब्द शक्तियों का यहाँ पे क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। और जिस गुण का प्रयोग किया गया है वो कौन सा गुण है, माधुर्य गुण। कौन सा गुण है, माधुर्य गुण। ठीक है ना, और अलंकारों के विषय में अगर बात करें तो इसमें कुल मिलाकर ब्रज बिसरत नाही। ठीक है ना, पंक्ति ऊपर हमको मिल रहा है ब्रज बिसरत नाही। ठीक है ना, इस ब्रज बिसरत नाही में देखा जाए एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, यानी ब वर्ण की आवृत्ति क्या आ रही है, बार बार आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना, अब यहाँ पे उद्धव जी के द्वारा योग का संदेश भेजना भी हो रहा है। ठीक है ना, और साथ में यह कहना कि मुझसे ब्रज भी नहीं भूलता है, इसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर कितने अलंकार का प्रयोग किया गया है, दो अलंकारों का भी प्रयोग किया गया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप परीक्षा में आने पर इसे आसानी पूर्वक इसका भावार्थ लिख सकते हैं और इसका काव्य सौंदर्य तत्व लिख सकते हैं, संदर्भ और प्रसंग को आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।